नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है। रिकॉर्ड मतदान हुआ है 65% और अब मंगलवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है। चुनाव के नतीजे शुक्रवार को आएंगे 14 नवंबर को, लेकिन एग्जिट पोल के जो रुझान हैं वो आने लग जाएंगे मंगलवार से या 11 नवंबर की शाम से। तो पहले चरण के मतदान को समझने के लिए और दूसरे चरण में क्या होगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वोट वाइब के फाउंडर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी। अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, प्लेजर एज ऑलवेज। तो अमिताभ, 65% पहले फेज़ में जो मतदान हुआ है उसके लोग अलग अलग मायने लगा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हमारे फेवर में हुआ है, लेकिन एक जो आंकड़ा अभी भी आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ है, लेकिन सी वोटर ने एक आंकड़ा पेश किया है कि 69% महिला वोट हुआ है, 61% पुरुषों का हुआ है। मतलब महिलाओं का वोट जो है वो ज़्यादा हुआ है। तो आपका क्या अनुमान है कि मतलब पहले फेज में किसको फायदा हुआ दिखता है? देखिए सर, जैसे हाई टर्नआउट अब प्रो इनकम्बेंसी का भी इंडिकेशन देता है और कई बार एंटी इनकम्बेंसी का भी इंडिकेशन देता है। 2014 में टर्नआउट बढ़ा लोकसभा लेवल पे, एंटी इनकम्बेंसी वोट था। 2019 में भी टर्नआउट बढ़ा, प्रो इनकम्बेंसी था। 2024 में टर्नआउट घटा और सरकार वापस चुन के आई, लेकिन सीटें काफी कम हो गई। तो आप उसको, कुछ लोग उसको प्रो इनकम्बेंसी, कुछ लोग उसको एंटी इनकम्बेंसी वोट भी कह सकते हैं, बट ऑन अ नेट बेसिस प्रो इनकम्बेंसी वोट था। बिहार में भी अगर आप देखें तो 2010, 15 और 20 तीनों ही चुनावों में टर्नआउट बढ़ा है, लेकिन सरकारें बदली हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक कॉमन फैक्टर रहे हैं। 2015 में तो वो महागठबंधन के साथ लड़े थे तो सरकार चेंज हुई। 2020 में भी अगर कंपेयर करेंगे 2015 के बेसिस पे, तो भी सरकार चेंज हुई, क्योंकि 2015 में मतदान जो था वो महागठबंधन के लिए था और 2020 में एनडीए के लिए था, जहां नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार एक कॉमन डिनोमिनेटिंग फैक्टर है इसमें। अब महिलाओं का टर्नआउट हमने देखा है पुरुषों के टर्नआउट से 3 से 5% बिहार में ज्यादा रहा है। और क्योंकि नीतीश कुमार एक डोमिनेंट और कॉमन फैक्टर रहे हैं, यह जरूर कहा जा सकता है कि महिलाओं का टर्नआउट अगर पुरुषों से ज्यादा है, जो एज पर न्यूज रिपोर्ट्स काफी क्यूज महिलाओं की दिखी हैं, और सी वोटर का भी जो एस्टिमेट है 69 वर्सेस 61 का, वो जेडीयू के लिए बेनिफिशियल होता है। ये तो कहा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि अगर पिछले 3 चुनाव की हम देखें तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट, जहां भी महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा रहता है पुरुषों के टर्नआउट से, वहां पर 70 to 90% ऑफ द सीट्स जेडीयू जीतती है अपनी। यानी अगर 2010 से शुरू करें तो 115 सीटें वो जीती थी, उसमें से 79 सीट वो ऐसी थी जहां महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक था। 2015 में वो 71 सीटें जीते थे, उसमें 61 सीटें ऐसी थी जहां पे टर्नआउट ज्यादा था महिलाओं का कंपेयर टू पुरुष। और 2020 में 37 आउट ऑफ 43 सीट्स ऐसी थी वो जीते थे जेडीयू, जहां पर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के इंक्रीज इन टर्नआउट से ज्यादा था। तो क्लियर एक डायरेक्शन है कि जब महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा होता है पुरुषों से, तो वो नीतीश कुमार को बेनिफिट करता है, जिस भी अलायंस के साथ वो रहे हो, और उनके अलायंस पार्टनर्स को भी उसी तरह से बेनिफिट करता है। और कास्ट न्यूट्रल माना जाता है। 10,000 रुपए का स्कीम का भी बेनिफिट हमने देखा ही है, 1.5 करोड़ महिलाओं को मिला है, तो 40% वोटर बेस है, और लगभग 4.5 करोड़ वोटर्स को इंपैक्ट करता है, जो 60% वोटर बेस है। अब यहां पे एक बात है कि जाति या धर्म के आधार पर इलेक्शन कमीशन डेटा रिलीज नहीं करता और एज वाइज भी नहीं करता है। तो यहां दो और फैक्टर्स हैं कि युवा, विच इज 18 to 29, जो 25% वोटिंग पॉपुलेशन की आबादी है, उनका टर्नआउट क्या है। अब इसके ऊपर तो लार्जली मतलब एनेक्डोटल एविडेंस या फील्ड रिपोर्ट्स के बेसिस पे, और फील्ड रिपोर्ट्स आपको पता है कि काफी कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी भी रहते हैं। तो युवाओं का मतदान कितना हुआ है ये नंबर कभी निकलता नहीं है, और युवाओं का रुझान, खास करके पुरुषों और महिलाओं का रुझान अलग अलग हो सकता है। जैसा हमारे ट्रैकर्स में भी दिखा है कि युवाओं पुरुषों में तो महागठबंधन, लेकिन महिलाओं में एनडीए का रुझान 18 से 30 साल में मिला है। और फिर आता है जाति और धर्म। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समाज का टर्नआउट ज्यादा होता है। अगेन
कोई मतलब इसके ऊपर ठोस रिसर्च या इलेक्शन कमीशन का डेटा नहीं है। तो उसके बाद आ जाएगी जाति और धर्म। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं, महिला जिसके नंबर मिल जाएंगे हमें आज नहीं तो कल, युवा जिसका नंबर मिलेगा नहीं, और धर्म या जाति जिसका नंबर फिर मिलना मुश्किल है। नहीं तो अमिताभ, अब प्रशांत किशोर ने एक दावा ये किया कि ये जो टर्नआउट बढ़ा है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, युवा ने वोट डाला है, माइग्रेंट्स ने वोट डाला है, जिसके लिए हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। तो महिलाओं का जैसे रुझान तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, आप कह रहे हैं कि वो जेडीयू को फ़ायदा हो सकता है अगर ज़्यादा टर्नआउट आता है तो। लेकिन ये जो युवा वोट है, ये क्या प्रशांत किशोर को मिलेगा, तेजस्वी यादव को मिलेगा या एनडीए को मिलेगा? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें थियरी, जो पता नहीं आपको शायद पता होगी जरूर और बहुत जगह पे डिस्कस नहीं हुई, कि अभी जैसे हम लोग नोएडा में बैठे हैं तो नोएडा में पीजीज सारे खाली हैं अभी, अच्छा। और लोअर वर्ग जहां पे रहता है वो भी खाली है, मेड्स की फैमिलीज खाली हैं, स्टूडेंट्स खाली खाली हैं, खाली एज इन दे हैव गॉन बैक टू बिहार। किस वोट करने जा रहे हैं से ज्यादा सबसे बड़ा जो कारण उभर के आ रहा है कि इन लोगों को लगता है, जो लोग गए हैं वापस, कि भाई अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो एसआईआर की एक्सरसाइज में इस बार बच गए, अगली बार नाम कट जाएगा। परमानेंटली शिफ्टेड का भी नाम कटा है, लगभग 22 लाख या कुछ या 25 लाख के करीब, करेक्ट। तो ये एक डर सता रहा है लोगों को कि अगर हम वोट नहीं करने गए तो हो सकता है अगले एसआईआर प्रोसेस में या अगले समरी रिवीजन में हमारा नाम ही कट जाएगा। तो लोग अपना नाम बचाने भी गए हैं, है ना। और दूसरी बात है कि किसको करेंगे, तो अगर हमारा एसएनडीआर स्ट्रैटेजीज का जो हमने ट्रैकर निकाला था उसमें क्लियर था कि युवाओं में भी एक एमवाई है, यानी महिला और पुरुष है आप कह सकते हैं। तो महिलाओं में तो क्लियरली लीड एनडीए को दिख रही थी हमारे ट्रैकर्स के हिसाब से, प्री पोल ट्रैकर्स के हिसाब से 48% एनडीए, 34% महागठबंधन और 8% जनसुराज, क्योंकि वहां पर महिलाओं में खास करके थोड़ा प्रोहिबिशन को लेकर के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जनसुराज को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा महिला युवा में। लेकिन पुरुषों में, वहीं पर पुरुष युवा में 18 से 30 में गठबंधन को 41%, एनडीए को 34% और जनसुराज को 18%। तो यहीं पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, जहां पुरुषों में 18% है वहां पर महिलाओं में या महिला युवा में 8% जनसुराज की लीड है। और यही डिटरमिन करता है कि एनडीए या महागठबंधन उस वर्ग में जीतेगा, और फ्रैगमेंट हो जाता है वोट। तो युवा गए हैं, अब युवा का वोट लेकिन फ्रैगमेंट होगा जहां तक मुझे लग रहा है। और महिलाओं का रुझान जो है वो लार्जली ओवरऑल महिलाओं के रुझान से मैच हो सकता है। तो आखिर में अमिताभ, हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले बार अब तो पिछली बार 3 चरणों में मतदान हुआ था, मैं दर्शकों को बता दूं, लेकिन इस बार 2 चरणों में मतदान हो रहा है। तो पिछली बार अमिताभ, जब हम पहले चरण में देखते हैं तो वहाँ महागठबंधन आगे था, और दूसरे चरण में जो है करीब 12-13 सीटें एनडीए को ज़्यादा मिली थी, 67 सीटें उनको मिली थी, 53 सीटें महागठबंधन को मिली थी, जो इस बार का दूसरा चरण है। तो ये दूसरे चरण के मतदान को लेकर आपको क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ पर क्या हो सकता है? देखिए, दूसरे चरण की एक पेक्युलैरिटी है कि इसमें 3 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है जो पूरा का पूरा इसी फेज में वोट करेंगे। नहीं तो अगर आपने देखा होगा फेज 1 में जितने भी जोन्स गए, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स, वो आधा फेज 1 में और आधा फेज 2 में वोट कर रहे हैं, लगभग ब्रॉडली। जब फेज 2 में पूर्णिया, जिसको कि आप सीमांचल कहते हैं हम लोग, भागलपुर और मगध, जहां पर गया, जहानाबाद और औरंगाबाद जिले हैं, वहां पर लगभग 60 सीटों पर, 62 सीटों पर पूरे के पूरे जोन्स वोट करेंगे, पूरा सीमांचल, पूरा भागलपुर, पूरा मगध। और 30 सीटों पर तिरहुत में वोटिंग हो रही है, जो सबसे बड़ा जोन है बिहार का, 49 सीट्स आते हैं उसमें। अब इन 122 में से 66 एनडीए के पास थी, 49 महागठबंधन के पास थी, 7 अदर्स के पास थी। यहां पर बीजेपी की 42 थी और जेडीयू की 20, यानी यहां बीजेपी डोमिनेंट रोल अदा कर रहा है इस जोन में। और उस तरफ महागठबंधन से 33 आरजेडी और 11 पे कांग्रेस पार्टी थी। लेफ्ट का यहाँ रोल कम है, क्योंकि लेफ्ट के पॉकेट्स लार्जली जो फेज 1 था वहां पे हुए थे, 5 सीटें जीती थी। एलजेपी ने यहां पर जेडीयू को 9 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था इन 122 सीटों में से। इन 122 सीटों में 48 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले 3 चुनाव से एक ही जाति या धर्म का उम्मीदवार जीत रहा है।
एक ही जाति का, यानी एक ही सोशल ग्रुप का। उसमें से 42 सीटें ऐसी हैं सर जिसमें एनडीए ने उसी जाति का कैंडिडेट उतारा है या उसी सोशल ग्रुप का कैंडिडेट उतारा है। और इस जोन में मुस्लिम आबादी भी ज्यादा है, क्योंकि सीमांचल और भागलपुर जो जोन्स हैं इसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है कंपेयर टू अदर जोन्स। तो पोलराइजेशन का भी एक इम्पैक्ट है, एआईएमआईएम का एक इम्पैक्ट है। आपको सीमांचल में कितना इस बार वो अपने सीटों को होल्ड करके रख पाते हैं, क्या अभी भी कुछ युवा मुस्लिम या अन्य मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेशन को लेकर के आरजेडी से खफा हैं, क्या वो इस बार भी एआईएमआईएम को वोट करते हैं, या पिछली बार की तरह सोच रहे हैं कि भाई अगर वोट स्प्लिट होगा तो बीजेपी या एनडीए को फायदा हो सकता है, तो वो शायद उसको ना करें। तो एआईएमआईएम का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सीमांचल के क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में लीड एनडीए को थी, अच्छी खासी लीड थी 17 सीट्स की, है ना। तो उसको ये मेंटेन करनी पड़ेगी। ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से फेज 2 में टिकट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं जो खास करके बीजेपी फेस कर रही है, और जनसुराज भी एक फैक्टर फेज 2 में फेज 1 के कंपैरिजन में बड़ा हो सकता है, खास करके चंपारण क्षेत्र में, जहां से प्रशांत ने वो आंदोलन तो नहीं कहेंगे, जहां से अपनी यात्रा शुरू करी थी। तो ये सारे मिला जुला के फैक्टर्स हैं सर, जिसके ऊपर सारा का सारा दारोमदार जो है वो टिकता है। 33 सीटों पे 5% से कम की मार्जिन थी, यानी क्लोज कॉन्टेस्ट था 33 सीटों में 122 से। उसमें महागठबंधन 17 सीटों पर जीती थी, तो क्लोज कॉन्टेस्ट वाले भी इसमें सीट्स हैं। जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद अमिताभ, ये आंकड़े देने के लिए, ये जानकारी देने के लिए। तो अमिताभ तिवारी का दो टेक अवे है। पहला ये है कि पहले चरण में जो आंकड़े अभी भी आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुए हैं कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है और कितना ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड ये बताता है कि जब जब महिला वोटिंग ज़्यादा होता है तो जेडीयू जहाँ लड़ रही है, जेडीयू निश्चित रूप से उसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाता है। तो महिला वोटिंग अगर ज़्यादा हुई है, जैसा कि सी वोटर के आंकड़े में बताया गया कि 69% हुई है, जबकि पुरुषों की 61% हुई है, तो उस स्थिति में जेडीयू फायदे में रह सकती है। लेकिन दूसरा चरण रोचक है, कांटे का मुकाबला यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो बीजेपी पिछली बार बहुत अच्छा किया था उन्होंने, और इस बार महागठबंधन से उसको चुनौती मिल सकती है, जनसुराज से भी चुनौती मिल सकती है। तो मंगलवार को मतदान होगा, उसी दिन शाम को एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे और काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।